हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती विद बुक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट जो है पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा कर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें सबसे पहले जो है हम नदियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। अगर दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो ये अगर एंडीज पर्वतमाला हो गई, एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। यह नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी अगर इसकी स्रोत की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से। एंडीज पर्वत श्रृंखला से। अगर हम नक्शे में देखें तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कुछ ऐसे ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ऐसे फैली हुई है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये यहाँ से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो अगर देखें इसमें संबंधित देश कौन कौन से हो गए? एक पेरू और दूसरा ब्राजील। तो संबंधित देश पेरू और ब्राजील। तो अमेजन नदी जो है दो देशों में बहती है, पेरू और ब्राजील में। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है दो देशों में है, पेरू और ब्राजील देश में। और यह अपना पानी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिराती है। इसका निकास जो है कहाँ पर है? निकास है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब अगर आगे बात करें हम, तो हमने जो है उस वीडियो में ये बताया था कि जो मकर रेखा है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा वो इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील। तो विषुवत रेखा जो है इक्वाडोर, पेरू और ब्राज़ील से होकर जाती है।
इस वजह से अगर देखा जाए तो अमेजन नदी का प्रवाह जो है विषुवत रेखा के बहुत ही नज़दीक है। किस रेखा के? विषुवत रेखा के जो है बहुत नज़दीक है। विषुवत रेखा के जो है बहुत ही नज़दीक है। किसका प्रवाह क्षेत्र? अमेजन नदी का। अमेजन नदी का। अब देखते हैं, अगर आगे बात करें तो हमने बताया था कि अगर ग्लोब में देखें तो ये लाइन जो है काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। अगर इसमें देखा जाए तो इसके बीच का जो है ये हो गया हमारा कर्क रेखा, ये मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अमेजन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है विषुवत रेखा के पास है। तो अमेजन नदी का कुछ प्रवाह ऐसे, ये यहाँ पर पड़ता है इस एरिया में। तो ये जो एरिया होता है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जो है तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। अब अगर देखा जाए तापमान अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा होगी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है क्या होगी? वर्षा अधिक मात्रा में होगी। क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो जल का वाष्पोत्सर्जन होगा, उसके बाद जो है यह जो है ठंडा होकर के बादलों में जाएगा। उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बाद ठंडा होने के बाद यह बादलों के रूप में बनेगा, और ठंडा होने के बाद ये वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर बारिश हो जाएगी। तो तापमान यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है। इस वजह से अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में, अमेजन नदी के क्षेत्र में, अमेजन नदी के क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति? सघन वनस्पति पाई जाती है। इस सघन वनस्पति को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन। इसे सदाबहार वन कहा जाता है। इस सघन वनस्पति को जो है सदाबहार वन कहा जाता है। इस सघन वनस्पति को जो है सदाबहार वन कहा जाता है। अब आगे देखिए, इस सदाबहार वन को, इस सदाबहार वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो भी उस सघन वनस्पति सदाबहार वन पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सेल्वास। क्या बोला जाता है? सेल्वास। क्या बोलते हैं? सेल्वास। हमें उम्मीद है कि आप जो है इसे समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई। एंडीज पर्वत श्रृंखला,
इस एंडीज पर्वत श्रृंखला से अमेजन नदी निकलती है, जो कि अपना जल उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिराती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरा देती है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से अमेजन नदी निकल करके यह पेरू से होते हुए ब्राज़ील से होकर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। ब्राज़ील में ही एक यहाँ पर माटो ग्रासो पठार पाया जाता है, माटो ग्रासो पठार। माटो ग्रासो पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेडिरा, मेडिरा, मेडिरा नदी। कौन सी नदी निकलती है? माटो ग्रासो पठार से एक नदी निकलती है मेडिरा नदी, और इसके ऊपरी भाग से एक नदी आती है नीग्रो नदी, नीग्रो नदी, नीग्रो नदी। कौन सी नदी? इसके यहाँ से जो है एक नदी जो है माटो ग्रासो पठार है, वहाँ से एक नदी जो है निकलती है जिसका नाम है मेडिरा नदी, और इसके ऊपरी भाग से एक नदी आती है जिसका नाम है नीग्रो नदी, नीग्रो नदी। तो अगर देखा जाए तो अमेजन नदी की दो सहायक नदियाँ कौन सी है? एक मेडिरा और दूसरी नीग्रो नदी। एक है मेडिरा नदी और दूसरी है नीग्रो नदी। इसी को ऐसे भी लिखते हैं मेडिरा। नीग्रो नदी जिस स्थान पर मिलती है तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है मानोस शहर, मानोस शहर। कौन सा शहर है? मानोस शहर। यह शहर ब्राज़ील का, यह शहर क्योंकि जहाँ पर नीग्रो नदी मिलती है वो क्षेत्र किसका है? ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील में एक देश पाया जाता है, एक शहर पाया जाता है जिसका नाम है मानोस शहर। यह मानोस शहर रबर का संग्राहक है, रबड़ का संग्राहक तथा निर्यातक है। यह मानोस शहर रबड़ का संग्राहक तथा निर्यातक है। यहाँ से जो है रबड़ का जो है संग्राहक किया जाता है, संग्रह होता है तथा यहीं से जो है निर्यात होता है। आगे बढ़ते हैं तो अमेजन नदी की दो सहायक नदियाँ नीग्रो नदी और मेडिरा नदी है। कौन सी है? नीग्रो नदी और मेडिरा नदी। अमेजन नदी अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक मेडिरा और दूसरी नीग्रो नदी। ब्राज़ील में सेल्वास वन पाए जाते हैं जहाँ पर रबर और चंदन का उत्पादन होता है, जहाँ पर रबर और चंदन का क्या होता है? उत्पादन होता है। इन सेल्वास वन में रबर और चंदन का उत्पादन होता है। यहाँ पर रबर और चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ब्राज़ील की या फिर ये कहें कि जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? अमेजन नदी। यह विश्व की सबसे बड़ी एवं दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब चलते हैं दूसरी नदी है ओरेनिका।
ओरेनिका नदी, ओरेनिका नदी। ओरेनिका नदी जो है ये इसका जो स्रोत है गुयाना उच्चभूमि। कहाँ से निकलती है? गुयाना उच्चभूमि से। अभी हम पढ़ेंगे उच्चभूमि क्या होता है। ये यहाँ से जो है, ये यहाँ से जो है इस एरिया में जो है ये क्षेत्र जो है उच्चभूमि कहलाता है, गुयाना उच्चभूमि कहलाता है। तो ओरेनिका नदी जो है गुयाना उच्चभूमि से निकलती है। संबंधित देश तो यहां से निकल करके जो क्या करती है, कोलंबिया और वेनेजुएला से होते हुए कौन कौन से? कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला। निकास कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल जो है गिरा देती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल जो है छोड़ देती है। इसके बाद एक और नदी है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ब्राजीलियन उच्चभूमि में ब्राजीलियन उच्चभूमि से जो है यहाँ से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी जो है पराग्वे से निकलती है, पराग्वे नदी। दूसरी है पराना नदी, पराना नदी। और तीसरी नदी है उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी। ये तीनों नदियां जिस स्थान पर अपना जल जो है इकट्ठा करती है उस स्थान को कहते हैं ला प्लांटा, ला प्लांटा, ला प्लांटा। जहाँ पर ये अपना जल जो है तीनों नदियाँ छोड़ती हैं उस स्थान को जो है ला प्लांटा कहते हैं। और यह कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह स्थान कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो पराग्वे नदी, पराना नदी और उरुग्वे नदी जिस स्थान पर अपना जल आकर के छोड़ती हैं उसे स्थान को ला प्लांटा कहा जाता है और यह कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। अमेजन नदी, इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, निग्रो नदी और मेडरा नदी। और ओरेनिको नदी हो गई और एक हो गई पराना नदी, उरुग्वे नदी और पराग्वे नदी। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उसे ला प्लांटा कहते हैं और ये जो है इसके कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला में एक जल प्रपात पाया जाता है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कहाँ पर पाया जाता है? वेनेजुएला में। कहाँ पर पाया जाता है? वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में एक जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे
ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला में ही एक झील पाई जाती है, इस झील का नाम है माराकाइबो झील, माराकाइबो झील, माराकाइबो झील। कौन सी झील पाई जाती है? वेनेजुएला में एक झील पाई जाती है माराकाइबो झील, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो वेनेजुएला में एक जो है क्या पाया जाता है? एंजल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसमें एक झील पाई जाती है जिसका नाम है माराकाइबो झील, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं। उच्च भूमि, दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में उच्च भूमि पाए जाते हैं। उच्च भूमि क्या होते हैं? ऐसे भूमि जो सामान्य भूमि से थोड़ा सा ऊंचाई पर होते हैं, उन्हें उच्च भूमि कहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से उच्च भूमि पाई जाती हैं। एक ब्राजील में ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि पाए जाते हैं। अब देखिए, ब्राजीलियन उच्च भूमि में पठार पाया जाता है, पठार पाया जाता है, जो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ब्राजीलियन उच्च भूमि में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसमें ब्राजीलियन उच्च भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती है, और यही ब्राज़ील से ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी निर्यात होता है। तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस वजह से ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और यहीं से सबसे ज़्यादा निर्यात भी होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी निर्यात के लिए बंदरगाह का यूज किया जाता है। जिस बंदरगाह का यूज किया जाता है उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह। इस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉफ़ी के निर्यात के लिए जिस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। इस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है।
अब आगे देखते हैं। और इसी में ब्राज़ील में जो, और इसमें जो है कंपोस्ट घास के मैदान पाए जाते हैं, 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 कंपोस्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ब्राज़ीलियन उच्चभूमि में कंपोस्ट घास के मैदान पाए जाते हैं। गुयाना उच्चभूमि, गुयाना उच्चभूमि, जो भूमि सामान्य भूमि से थोड़ा ऊंची होती है उसे उच्च भूमि कहते हैं। इसलिए ये गुयाना उच्च भूमि जो है वेनेजुएला से फ्रेंच गुयाना तक, फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। गुयाना उच्च भूमि वेनेजुएला से फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसका गुयाना उच्चभूमि भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें लानोस घास के मैदान कहा जाता है, लानोस घास के मैदान कहा जाता है। जो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं गुयाना उच्चभूमि में, उन्हें लानोस घास के मैदान कहा जाता है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। अर्जेंटीना शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यह मकर रेखा के थोड़े नीचे है, इसके इसलिए यहाँ पर वर्षा जो है मध्यम होती है। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक देश है। तो अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और यहाँ के घास के मैदान को पम्पास घास के मैदान कहा जाता है। यहाँ के घास के मैदान को पम्पास घास के मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन अर्जेंटीना में होता है। अर्जेंटीना में ही एक मरुस्थल पाया जाता है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल या पठार भी कहते हैं, पेंटागोनिया का पठार। यह मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल वेस्ट छाया प्रदेश कहलाता है। वेस्ट छाया प्रदेश क्या होता है? जब प्रशांत महासागर से मानसूनी पवनें चलती हैं तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला से टकराकर इसके पश्चिमी तट
इसके पश्चिमी तट पर ही वर्षा कर देती हैं और इसकी जो मानसूनी पौने हैं यहाँ पर नहीं आ पाती और यह वाला क्षेत्र जो है सूखा रह जाता है, वर्षा से हीन रह जाता है, वर्षाहीन रह जाता है। इसलिए ऐसे प्रदेश को वेस्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। अगर यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पर उत्पादन भी संभव नहीं है। इस वजह से इस पेंटागोनिया के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है, पशुपालन का काम किया जाता है और पशुपालन में भी सबसे ज़्यादा भेड़ का पालन किया जाता है, सबसे ज़्यादा भेड़ का पालन किया जाता है। इस चिली और अर्जेंटीना के मध्य ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, यह एक मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी जो कि चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। यह विश्व के सबसे ऊपर या सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, स्थित मृत ज्वालामुखी है। तो अगर देखा जाए तो ओजस डेल सलाडो एक मृत ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। इसके बाद चिली और पेरू के मध्य, चिली और पेरू के मध्य एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इस मरुस्थल पर एक शहर पाया जाता है, अरिका शहर। अरिका शहर जो चिली में है। यह विश्व का सबसे सूखा शहर है। यह विश्व का सबसे सूखा शहर है जो अटकामा मरुस्थल में स्थित है। अटकामा मरुस्थल में सर्वाधिक कॉपर पाया जाता है, सर्वाधिक कॉपर पाया जाता है, सर्वाधिक कॉपर पाया जाता है अटकामा मरुस्थल में। इक्विक को कॉपर राजधानी के नाम से जाना जाता है, कॉपर राजधानी के नाम से जाना जाता है। इक्विक को कॉपर राजधानी के नाम से जाना जाता है। इक्विक को कॉपर राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो अटकामा मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है? चिली और पेरू के मध्य। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इस पर एक शहर है, अरिका शहर, जो चिली में स्थित है। यह विश्व का सबसे सूखा शहर है, विश्व का सबसे शुष्क शहर है।
इसके बाद अर्जेंटीना में एक प्रायद्वीप पाया जाता है। इस प्रायद्वीप को वाल्देज प्रायद्वीप कहलाता है। वाल्देज प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप उन्हें कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से, अर्थात जो क्षेत्र, जो स्थल 3 ओर से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो अर्जेंटीना में एक प्रायद्वीप है वाल्देज प्रायद्वीप। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे गहरा स्थान है वाल्देज प्रायद्वीप, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम भाषाओं के बारे में कि दक्षिण अमेरिका में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, जो कि लगभग 7 देशों में बोली जाती है। स्पेनिश भाषा लगभग 7 देशों में बोली जाती है। चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इतने देशों में जो है स्पेनिश भाषा बोली जाती है। इसके बाद आप गुयाना में डच भाषा बोली जाती है। सूरीनाम में अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच गुयाना में नाम से ही क्लियर है फ्रेंच। तो गुयाना में डच भाषा, सूरीनाम में अंग्रेजी, फ्रेंच गुयाना में फ्रेंच, और आपके ब्राज़ील देश में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। पुर्तगाली, कौन सी भाषा? पुर्तगाली। तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 भाषाएं जो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोली जाती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्पेनिश, फिर उसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये भाषाएं दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती हैं। कुछ भाषाएं हैं जैसे कि बोलीविया, अर्जेंटीना में क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। अगर यहाँ पर देख लेते हैं इसके भाग को, नीचे वाले भाग को अगर हम यहाँ ऐसे बनाएं, कुछ ऐसे, तो यहाँ पर एक जो है द्वीप समूह पाया जाता है जिसे टिएरा डेल फ्यूगो
टिएरा डेल फ्यूगो कहा जाता है, फ्यूगो, टिएरा डे फ्यूगो कहा जाता है। इसको टिएरा डेल फ्यूगो कहा जाता है। ये टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह है। इसके सबसे दक्षिणतम पर, अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखा जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका केप हॉर्न है, केप हॉर्न, केप हॉर्न। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है, केप हॉर्न। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। यह टिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना और चिली से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे जल संधि क्या होती है। तो जल संधि जो है वो भाग होता है, वह जल का वह सकरा भाग, जल का वह सकरा भाग जो जल के दो बड़े भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। जल का वह सकरा भाग जो जल के दो बड़े भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। तो मैगलन जल संधि जो है किसको किसको जोड़ता है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर से, दक्षिणी प्रशांत महासागर कर दीजिए। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो मैगलन जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है और मैगलन जल संधि जो है क्या करता है, टिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, या फिर कह दें कि दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन सी जल संधि पाई जाती है, मैगलन जल संधि। तो ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें हम जो है नदियों के बारे में पढ़ा, उसके मरुस्थल, नदी, झील, राजधानी, जल संधि, पर्वत, इनके भाषाएं, इनके बारे में जो है हम अध्ययन किया। इसके बाद जो है हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद यूरोप, अफ्रीका, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात आप जो है ये करते हैं कि हमारे जो है व्यूज़ तो बहुत देखते तो बहुत हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।